एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है। मैं कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में वर्क कर रहा हूँ एज ए सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बात करेंगे। एक अवेयरनेस हाइपरटेंशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर की तरह हमारे बीच में एक बीमारी बनती जा रही है जो कि आगे जाके कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप जो है तब बोलते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है या ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट कांटेक्ट करता है और जो हमारा ब्लड आर्टरीज में जाता है, जो एक प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड हमारे हार्ट को रिटर्न होता है, जो आर्टरीज में प्रेशर रहता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 mmHg या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से ज्यादा होता है तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच में रहता है या नीचे का प्रेशर 80 से 89 के बीच में रहता है तो हम इसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। और यही ब्लड प्रेशर अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 हो जाता है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 हो जाता है तब हम उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं या उच्च रक्तचाप कहते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कितने टाइप का होता है या इसके कॉजेस क्या है? तो हाइपरटेंशन दो टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसमें कोई कॉज आइडेंटिफाइबल नहीं होता। दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो कि दूसरी बीमारियों की वजह से होता है। तो एसेंशियल हाइपरटेंशन या जो नॉर्मल ज्यादातर पॉपुलेशन में पाया जाता है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन ही होता है, इसमें कि कोई कॉज नहीं होता। ये जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री अगर जिसकी हो उसमें भी हो सकता है। लेकिन दूसरा टाइप का जो हाइपरटेंशन होता है, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, वो किसी और बीमारी के कारण होता है, जैसे किडनी की बीमारी हो या आर्टरीज की बीमारी हो या किसी को थायराइड की बीमारी हो या किसी को प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है या कोई ब्रेन का ट्यूमर है। इनके कारण जो हाइपरटेंशन होता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? तो पहला तो रिस्क फैक्टर एज फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो देखा गया है कि हमारी आर्टरीज थिकेंड होने लगती है, जहां कोलेस्ट्रॉल या प्लाक जमा होने लगता है, तो उस वजह से भी एक कारण होता है। दूसरा देखा गया है सेक्स डिफरेंस भी देखा गया है, मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा देखा गया है। तीसरा रेस भी है, ब्लैक रेस में ये ज्यादा देखा गया है। और जो रिस्क फैक्टर होते हैं, एक तो ओबेसिटी, जिन लोगों का बॉडी वेट या हम इसको नाप करते हैं BMI, अगर 25 kg पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है, जो ओवरवेट होते हैं उसमें भी ये रिस्क होता है। या जो ऐसे लोग जिनको स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक की आदत होती है उसमें भी देखा गया है उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी पाई जाती है। या जिन मरीजों में पहले से ही कोई किडनी प्रॉब्लम है या डायबिटीज है या थायराइड प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की तरफ धकेलते हैं। अब इनका हाई ब्लड प्रेशर जिसको हो जाता है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं या उसका इलाज क्या है? पहले तो उस आदमी को हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण पहचानने चाहिए। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बढ़े होने पर कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो मरीज जो है इस चीज को इग्नोर करता रहता है, तभी इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ये सिर दर्द, आंखों में धुंधलापन होना, चक्कर आना और एडवांस केसेस में पेशाब में खून आना या नाक से खून आना देखा गया है। ये सब लक्षण होते हैं। अगर कोई भी ऐसा लक्षण किसी में पाया जा रहा है, ज्यादातर जो लक्षण होते हैं सिर दर्द होना या चक्कर आना
या नींद का डिस्टर्ब होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है। तो ऐसे लक्षण वाले लोगों को अपना बीपी तुरंत निकटतम चिकित्सक से सलाह लेके जरूर चेक कराना चाहिए। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट के लिए चिकित्सक दवा देगा, लेकिन दवा के अलावा और भी कई चीजें हैं जिससे हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुख्य रोल है। डाइट में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने नमक की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट करना है। नमक एक बहुत बड़ा दुश्मन है जो कि बीपी बढ़ाने में हमेशा सहायक होता है। नॉर्मली जो हम इंडियंस हैं वैसे ही सबसे नमक की मात्रा अपने खाने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अपने नमक की मात्रा 1.5 से 3 ग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये सोडियम कंटेंट हमारी सेहत के लिए ठीक है। तो नॉर्मली हमारे जो डाइटरी एडवाइस है उसमें 1.5 से 3 ग्राम तक सोडियम तक अलाउड है। तो हमें उस मात्रा में सोडियम डेली इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो है, हमें एक डाइट फॉलो करनी चाहिए। उस डाइट को हम डैश डाइट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है डाइटरी एडवाइस टू फॉर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अब ये डैश डाइट क्या है? डैश डाइट में पहला तो हमें कुछ चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड करना होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो है लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां होती है, इसकी मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है। दूसरा, हमें जो सीरियल्स हैं, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स लेना चाहिए। तीसरा जो है, हमें फ्रूट्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए। चौथा, हमें अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रीफर कर रहे हैं तो इसमें हमें लीन मीट प्रीफर करना चाहिए, जैसे चिकन हो गया, फिश हो गया। और चौथा जो है, इस डैश डाइट में हमें जो है तेल की मात्रा कम करनी पड़ती है। और डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें दूध, मक्खन, ये सब चीजें हैं, उसमें हमें लो फैट वाला रहना चाहिए, जैसे स्किम मिल्क हो गया, और बटर या घी को अवॉइड करना चाहिए। ये सब थोड़ा से एडवाइस है जो डाइट में हम इंक्लूड कर सकते हैं। ना लेने वाली चीजें, पहला तो नमक ही है। दूसरा जो है, ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स में ज्यादा घी वाली चीजें हमें लेनी चाहिए जिसमें फैट जो है ज्यादा हो। तीसरा, रेड मीट हमें अवॉइड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है खाने में नमक कम लेना चाहिए, ये मेन एक चीज है। और पोटेशियम की मात्रा में बढ़ानी चाहिए, जो कि हम फ्रूट्स से, जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे केला है और भी कई रसीले फ्रूट्स हैं जो है, उसकी मात्रा में बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमें बीपी कंट्रोल करने में हेल्प होगा। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कहा जाता है कि अगर हम डेली 30 मिनट्स भी अगर करते हैं तो सफिशिएंट है हमारा बीपी कंट्रोल करने के लिए। और एक्सरसाइज से हमें कई फायदे होते हैं, हमारा वेट भी कंट्रोल होता है और कई बीमारियों का रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज भी कम होता है। तीसरा जो है, प्रॉपर नींद लेना और स्ट्रेस को कम करना। ये थोड़े से टिप्स हैं जो हमारे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।